अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैन कुरैशी। आज आपको बताएंगे, ज़ैन भाई से जानेंगे कि साइबर क्राइम बेसिकली होता क्या है और इसकी कितनी कैटेगरीज होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। ज़ैन भाई, पहले तो वक्त देने का बहुत शुक्रिया। ज़ैन भाई, ये बताएं कि बेसिकली साइबर क्राइम जो है वो होता क्या है। देखिए, कोई भी ऐसा क्राइम जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाए, जिसमें मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल हो, जिसमें लैपटॉप इस्तेमाल हो, या इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी ऐसा जुर्म जो है वो ऑनलाइन किया जाए जिसके थ्रू किसी को आप नुकसान पहुंचाएं। अब उसमें क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? दो तरह की कैटेगरीज हैं साइबर क्राइम की। नंबर एक है सोशल मीडिया क्राइम्स, दूसरा है फाइनेंशियल रिलेटेड क्राइम्स। अब सोशल मीडिया क्राइम्स जो हैं उसमें साइबर बुलिंग आ जाता है, साइबर स्टॉकिंग आ जाता है, किसी की फ़ेक अकाउंट बनाना आ जाता है, किसी का नाम मिसयूज़ करना आ जाता है, किसी के ख़िलाफ़ कोई भी फ़ेक इन्फॉर्मेशन लगाना आ जाता है, किसी की नाजेबा तस्वीरें तैयार करना आ जाता है। फाइनेंशियल रिलेटेड क्राइम्स के अंदर ये होता है कि जैसे बहुत सारे लोगों को कॉल्स रिसीव होती हैं कि जी आपका इनाम निकल आया है, हम आपके रिश्तेदार बात कर रहे हैं, आपका बेटा गिरफ़्तार हो चुका है। इस तरीके से फाइनेंशियल रिलेटेड क्राइम्स की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। ज़ैन भाई, आपने जैसे बताया कि फ़ेक आईडी बनाना, मिसाल के तौर पे मैं आपके नाम की फ़ेक आईडी बना लेता हूँ, तो मुझे किस तरह से ट्रेस किया जाएगा और मेरे ख़िलाफ़ क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे? देखिए, जब भी कोई भी सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम होता है और अगर उसके अंदर किसी का फेक अकाउंट तैयार किया गया हो तो वो हमेशा ट्रेस होता है उसके आईपी एड्रेस से। आईपी एड्रेस के थ्रू ये पता चलता है कि ये अकाउंट जो है ये किस शख्स ने इस्तेमाल किया था। और जो फेक आईडी है ये अनऑथराइज यूज़ ऑफ आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में आता है। सेक्शन 16 है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 का, इसकी सज़ा 3 साल है। लेकिन ज़ैन भाई, अमूमन देखने में ये आता है कि जिनके ख़िलाफ़ ये केस दर्ज होते हैं या तो वो बरी हो जाते हैं या अक्सर देखा गया है कि उनकी पकड़ाई इतनी गिरफ्त मजबूत नहीं होती। तो इसकी क्या वजह है? क्या एफआईआर कमज़ोर होती है या आप ये समझ लें सही सबूत नहीं मिलते? तो इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, एक तो जो इस किस्म के केसेस होते हैं जो सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स होते हैं जिसमें किसी ने तस्वीर शेयर कर दी है, कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है, कोई किसी को हरास कर रहा है, इस तरह के केसेस के अंदर आमतौर पे देखा यह गया है कि विक्टिम्स जो होते हैं वो फौरी तौर पे सुलह कर लेते हैं। जब वो राज़ीनामा कर लेते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर केसेस को ख़त्म कर लेते हैं, तो आमतौर पे जो ऐसे मुल्ज़मान होते हैं वो फिर छूट जाते हैं और वो बाहर आके भी वही काम करते हैं जो कि वो पहले कर रहे होते हैं, रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं। अब ऐसे केसेस के अंदर देखें, जब तक विक्टिम नहीं खड़ा होगा, विक्टिम जो है वो ये कोशिश नहीं करेगा कि मैं इस शख्स को जिसने मेरे साथ ये क्राइम किया इसको सज़ा दिलवाऊँ, तब तक जो है आपका सारे का सारा जो सिस्टम है वो उसको हेल्प नहीं कर सकता। तो एक तो ये इशू है। लॉ के भी इश्यूज़ मौजूद हैं कि लॉ को भी मज़ीद मैं समझता हूँ सख्त होना चाहिए, क्योंकि लॉ के अंदर जो इस तरह के क्राइम के अंदर सज़ाएँ हैं वो सिर्फ 5 साल हैं, मैक्सिमम पनिशमेंट 5 साल है। तो मज़ीद सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए। और सबसे बड़ी अवेयरनेस ये है कि जिसके साथ ऐसा क्राइम हो उसको ये चाहिए कि फिर वो इस पूरे केस को एंड तक जो है वो लेके जाए। दरमियान में या शुरू होते साथ इस केस को अदालत में जाके बयान दे के जी मैं प्रेशर्स में आके, फैमिली के प्रेशर्स में आके, रिश्तेदारों के प्रेशर में आके केस को ख़त्म ना करे। ज़ैन भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें बहुत तेज़ी से तरक्की हो रही है और आप किसी की भी वीडियो या पिक्चर्स बासानी बना सकते हैं। पहले तो बनाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। रिसेंटली एक बड़ा ही नाखुशगवार वाक़या हुआ कि एक मारूफ टिकटॉकर है डकी भाई, जिनकी वाइफ जो है अरूब जतोई, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे नाजेबा वीडियो थी, वो गर्दिश करती रही। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो लोग मदद से ये चीज़ें बनाते हैं उनको कैसे पकड़ा जा सकता है? देखिए, एक बात याद रखें कि जो भी फेक वीडियोस होती हैं, हमेशा किसी भी एक चीज़ को किसी ओरिजिनल चीज़ के साथ डिस्टिंग्विश करने के लिए आपके पास दोनों चीज़ों का सामने होना ज़रूरी है। लेट्स सपोज कि अगर कोई शख्स कहता है कि उसकी आवाज़ को इस्तेमाल किया गया है इलीगल तरीके से, तो सबसे पहले आप उसकी ओरिजिनल वॉइस का सैम्पलिंग करेंगे। आपके पास उसका सैंपल होना चाहिए कि ये उसकी ओरिजिनल वॉइस है और ये फेक आवाज़ है। इसी तरीके से एक फ़ेक वीडियो जो होती है, अगर आप उसको स्लो मोशन में फ्रेम बाय फ्रेम जाके देखें या उसका वीडियो एनालिसिस हो जाए, तो बड़े आसानी से आप इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि ये वीडियो जो थी ये फ़ेक तैयार की गई है। आज के दौर में स्पेशली जब ये हम टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदलती जा रही है तो उसमें इस किस्म के जो केसेस हैं वो बढ़ चुके हैं। लोगों की रेपुटेशन को ख़राब करते हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनके ख़िलाफ़ इस किस्म का जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो बेसिकली लोग ये समझ रहे होते हैं कि शायद वो पकड़े नहीं जाएंगे, जबकि जो हर डिजिटल एविडेंस है वो ट्रेसेबल है।
जो शख्स भी इस किस्म के क्राइम में मुलव्वस होता है, अगर वो अपने अकाउंट के ऊपर ऐसी कोई तस्वीर लगाता है तब भी आईपी एड्रेस से लोकेट हो सकता है। अगर अपने नंबर से शेयरिंग कर रहा है तब भी अपनी नंबर की जो ओनरशिप से पकड़ा जा सकता है। नंबर की ओनरशिप नहीं मिल पा रही, IMEI से लोकेट हो सकता है। तो मल्टीपल एविडेंसेस होते हैं जिनसे आप इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि कौन शख्स हैं जो या कौन लोग हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो लोग इस तरह बाज़ औक़ात क्राइम में मुलव्वस हो जाते हैं, लोगों की तस्वीरें उनके पास आती हैं, वो ख़ुद शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं या ग्रुप्स में शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं ये बताता चलूँ, ये बात याद रखें कि सेक्शन 21 जो है, जो इस तरह के केसेस से डील करता है, इस तरह के केसेस के अंदर पब्लिक एग्जिबिट करना, डिस्प्ले करना, इवन ट्रांसमिट करना, किसी को भेजना भी क्राइम है। अब एक और अहम बात मैं इसमें बताता चलूँ, ये इस तरह के केसेस के अंदर जो मुल्ज़मान होते हैं उनको बेल्स भी नहीं मिलती। आप एंड पे जाके तो हम ये सोचते हैं ना कि क्या वो ऐसे लोग जो हैं वो कन्विक्ट होते हैं, एक्विटल होता है, वो तो एक डिफरेंट बात है। ऐसे केसेस के अंदर जो है लोगों को, मुल्ज़मान को बेल्स भी नहीं मिलती। और इस पे ऑलरेडी हमारी ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स के बड़े सख्त फैसले भी आ चुके हैं, क्योंकि जो इस तरह के मुल्ज़मान होते हैं ये एक पूरी फैमिली को तबाह कर देते हैं। आपने जब किसी शख्स के बारे में कोई फेक न्यूज़ लगा दी, कोई फेक तस्वीर लगा दी, इमेज लगा दी, आपने उस पूरी फैमिली को मुतासिर किया। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसी कोई चीज़ ना शेयर करें, ना बनाएं, और ना ही ये समझें कि आपने जो एक्ट किया है वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। जैन भाई, जैसे कि आपने बताया कि फ़ेक आईडीज़ वगैरह, IP एड्रेस वगैरह के ज़रिए ट्रेस की जा सकती हैं, लेकिन आजकल देखने में ये आ रहा है कि लोग बैठ के एक अकाउंट ऑपरेट पाकिस्तान में कर रहे होते हैं, लेकिन वो अकाउंट्स बनाए बैरून ममालिक जाते हैं ताकि उसकी ट्रेसिंग ना हो सके। तो जो लोग इस तरह के अकाउंट्स बना के इस्तेमाल करते हैं उनको कैसे ट्रेस किया जाता है? देखिए, जब आप एक दफ़ा सोशल मीडिया की किसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये याद रखें कि अब आपको वो सोशल मीडिया की एप्लीकेशन ऑपरेट करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत है। जब आप इंटरनेट के इस्तेमाल में आते हैं तो आप कुछ ना कुछ आपके जो डिफरेंट टेक्निकल एविडेंसेस होते हैं, जिसमें मैंने बताया कि IP एड्रेसेस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं इसमें इंटरव्यू में बताना चाहूँगा। आम तौर पे जो लोग विक्टिमाइज़ कर रहे होते हैं लोगों को, वो उनके जानने वाले होते हैं। जो उन बाज़ केसेस में मैंने देखा लोग आपस में रिश्तेदार थे, बाज़ केसेस में मैंने देखा एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ का मामला है, एक्स वाइफ और एक्स हस्बैंड का मामला है। बाज़ केसेस में देखा कि पहले जो था वो यूनिवर्सिटी के अंदर ताल्लुक़ में रहे हैं। तो आम तौर पे विक्टिम को ये पता होता है कि ये जो शख्स मेरे साथ इस किस्म की ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ये कौन शख्स हो सकता है। अगर वो फ़र्ज़ करें कि वो कोशिश कर रहा है कि वो किसी फ़ेक अकाउंट से ऑपरेट कर रहा है, ये बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा कि उनके जो मोबाइल होते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं तो उनके मोबाइल के अंदर बहुत सारा एविडेंस जो है वो निकल आता है। तो ये एक मल्टीपल एविडेंसेस के ऊपर बेस सारे केसेस होते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि IP एड्रेस अगर नहीं आ रहा तो उसकी, अगर फ़र्ज़ करें उसका डिजिटल एविडेंस पकड़ा गया है, उसका जो डिजिटल मीडिया पकड़ा गया है, जिसमें उसका लैपटॉप आ गया है, उसका मोबाइल फ़ोन आ गया है, बहुत सारी चीज़ें उसमें से आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसने किसी को कोई तस्वीर भेजी और ये ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि ये मैं वायरल कर दूंगा। अब उसने भेजते साथ जो है अपने फ़ोन से तो वो चीज़ें डिलीट कर दी। अब उसके फ़ोन की टेक्निकल रिपोर्ट तो आपके सामने जो होगी वो नेगेटिव में आ जाएगी, लेकिन जिसको रिसीव हुई है उसने तो उस एविडेंस को प्रिजर्व कर लिया, अपने पास सेव कर लिया। अब उसके लिए ये साबित करना मुश्किल नहीं है कि ये मैसेजेस मुझे इसकी तरफ से ही मिले थे, क्योंकि उसके नंबर से वो ओनरशिप साबित हो सकती है, उस डेट से ये पता लग सकता है, उस टाइम से ये पता लग सकता है कि इस टाइम पे ये मैसेजेस, ये चीज़ें इनकी तरफ से इनको मिली थी। तो इसमें ये बात याद रखें कि इसमें मल्टीपल एविडेंसेस होते हैं। अल्टीमेटली कोई भी शख्स जो ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व होता है वो पकड़ा जाता है। बहुत शुक्रिया आपका जैन भाई। जैसे कि जैन भाई हमारे साथ थे और उन्होंने हमें बताया कि बेसिकली साइबर क्राइम होता क्या है, उसकी कैटेगरीज़ कितनी होती हैं, उसमें सज़ा कितनी होती है, और वो उसमें मल्टीपल एविडेंस होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको पकड़ा देंगे। लिहाजा सोशल मीडिया को नेगेटिव इस्तेमाल ना करें। अगर आप किसी भी किस्म के इस तरह के क्राइम में मुलव्वस होंगे तो यकीनन एक दिन आप कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को आप इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात करेंगे हम नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।